फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, रेटरिक बहुत बड़ा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अमेरिका को भी कॉस्ट का हिसाब करना पड़ेगा। अमेरिका के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए बहुत कम है, अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ। अब एक तरफ आप ईरान की तरफ देखिए, ईरान इस पूरे कैंपेन को कह रहा है कि ये अमेरिका कर रहा है इकोनॉमिक टेररिज्म, और आसिम मुनीर को उसने डायरेक्ट बोला है कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे, जाओ और अपने अकाउंट से बोल दो इकोनॉमिक टेररिज्म हम नहीं मानेंगे। और ईरान का मैसेज ये भी है दोस्तों कि जो देश अमेरिका की मदद करेगा उसे ईरान एनिमी की तरह देख सकता है। भाई साहब, ऐसी की तैसी कर दिया है अमेरिका की ईरान ने, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे लड़ाइयां तो मैं कहता हूं हजारों साल पहले होती होंगी कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने पूरी दुनिया का जो सबसे ताकतवर इंसान है या सबसे ताकतवर जो कंट्री है उसकी आपने ऐसी की तैसी फेर। और अगर ईरान ऐसी कंट्रीज को एनिमी की तरह देखता है तब भाई साहब यहाँ गल्फ कंट्रीज का रोल फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ईरान ने यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन कि इन सबके साथ कन्फ्रंटेशन मोल लिया, ये आपको पता है। लेकिन समस्या ये है कि इकोनॉमिक जियोग्राफी में दुश्मन और जो लाइफ लाइन होता है वो कई बार एक जगह से ही निकलते हैं दोस्तों। वही दुश्मन होता है, वही लाइफ लाइन होता है। जैसे ईरान के लिए यूएई बहुत लंबे समय से एक मेजर इकोनॉमिक चैनल रहा है, बहुत सा व्यापार उसका यूएई के थ्रू होता रहा है। कतर भी पूरा रीजनल इकोनॉमिक नेटवर्क का हिस्सा है, ये आप भी जानते हैं। अगर आप उन्हीं इकोनॉमिक लाइफ लाइन्स को टारगेट करें जो किया, तो क्या होगा कि आप अपने ही जो ऑप्शंस हैं आपके पास उनको कम कर रहे हैं। और दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होता है ना, वो यही होता है कि आपकी मजबूरी होती है कि आप यूएई पे बम मारें, क्योंकि आप अमेरिका तक पहुंच नहीं है। आप तो आप क्या करोगे, जहां जहां अमेरिका के स्टेशन हैं वहां पे अटैक करो, वो चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया। अमेरिका को नुकसान पहुंचाना है ना आपको, तो उसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अमेरिका के साथ साथ उन पर्टिकुलर कंट्री, गल्फ कंट्री का भी तो नुकसान हुआ है। अब दोस्तों हम आते हैं, ये तो हमने पूरी बात कर ली क्या सिचुएशन है। अब हम आते हैं इंडिया के लिए। इंडिया के लिए बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है तो क्या इंडिया के पास कुछ अल्टरनेटिव है क्या? तो मेरा आंसर है हाँ। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। इंडिया 40 से ज्यादा देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी इंडिया ने अपनी जो ऑयल सप्लाई चेन है वो एक कंट्री पर निर्भर नहीं रखी है, और यही डाइवर्सिफिकेशन आज इंडिया को जिंदा रखे हुए दोस्तों, ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा जो है 24-25 में इंडिया के क्रूड इंपोर्ट्स में रशिया का शेयर कम लगभग 35.8%, उसमें इराक का करीब 20% है, सऊदी अरेबिया लगभग 13% है, यूएई लगभग 9% है। ऐसे है, गवर्नमेंट जो डाटा बोलता है वो रशिया को क्लियरली इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर दिखाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन समझिए, इंडिया सिर्फ इसलिए ऑयल नहीं खरीदता किसी देश से कि वो दोस्त है। ऑयल बिजनेस में प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर रशिया का क्रूड ऑयल सस्ता मिलता है तो इंडियन रिफाइनरीज उससे एफिशिएंसी प्रोसेस भी कर सकती हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया उसको खरीदेगा। लेकिन इंडिया एक ही सोर्स पे पूरी तरह डिपेंड नहीं करना चाहता है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जियोपॉलिटिक्स में आज जो चीपेस्ट सोर्स है कल वही अनअवेलेबल हो जाएगा या उसका रेट बढ़ जाएगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल है। रशिया से आने वाला जो क्रूड ऑयल है वो ज्यादा इंसुलेटेड है, लेकिन इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत से आने वाला क्रूड का भी बड़ा हिस्सा जो है ये कहां से आता है? पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी जुड़ा हुआ है, वहां से आता। अगर हम आईसीआरए के एनालिसिस के मुताबिक देखें तो इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई से आने वाला क्रूड ये मिलके इंडिया का जो टोटल क्रूड इंपोर्ट्स है उसका करीब 50% बनता है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रूटेड होता है। अब समझिए प्रॉब्लम दोस्तों, इंडिया का रशिया कनेक्शन अभी बचा हुआ है। अगर अमेरिका की बात मान ली होती और रशिया से आपने इंपोर्ट करना बंद कर दिया होता तो भाई साहब आज आपके पास लाले पड़ जाते, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो लगभग बंद है और कल के दिन में तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से केवल एक शिप निकला है। और अगर भाई साहब हॉर्मुज लंबे समय तक बंद या सीवरली डिस्टर्ब रहा तो नेचुरल है कि मिडिल ईस्ट से जितना क्रूड ऑयल आ रहा है वो सब प्रभावित होगा। और यही रीजन है दोस्तों, फाइनली मैं बोलना चाह रहा हूं कि इंडिया को ये नहीं देखना है कि तेल मिल रहा है या नहीं, इंडिया को ये भी देखना है कि तेल किस रूट से आ रहा है, कितने प्रीमियम पे आ रहा है और रिफाइनरी तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है। अब दोस्तों अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं कि इंडिया के पास अल्टरनेटिव्स क्या है। यूनाइटेड स्टेट से भी इंडिया ऑयल लेता है, नाइजीरिया से भी लेता है, अंगोला से भी लेता है, मैक्सिको भी से लेता है, ब्राजील से लेता है, गयाना से लेता है, कनाडा से लेता है, ओमान से लेता है। ओमान की ज्योग्राफी यहाँ इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर के जो रूट्स हैं
वो कुछ सप्लाई जो होती है वो ओमान के थ्रू, तो वहां से जो सप्लाईज होती है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि पूरा जो ऑयल का मार्केट है ये एक इंटरकनेक्टेड मार्केट। अगर हार्मोज पे डिस्ट्रप्शन होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट का ऑयल महंगा नहीं होता है, ग्लोबल बेंचमार्क प्राइसेस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, फिर चाहे आपका ऑयल रशिया से आए या अमेरिका से आए। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ग्लोबल क्रूड प्राइसिंग का असर आपके लैंडेड कॉस्ट पे पड़ता है। इसलिए इंडिया के लिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहां से ऑयल ले रहे हैं, वो आपका दोस्त है कि नहीं है। आपका मेन मकसद है कि आपके जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये सब हों और आपको ऑयल अनइंटरप्टेड मिलना चाहिए। और इंडिया पिछले कुछ समय से इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। जैसे इंडिया ने अर्जेंटीना से भी अब ऑयल ज्यादा लेने का डिस्कशंस अपने बढ़ाई है, वेनेजुएला की तरफ से भी इंटरेस्टेड है, चाहे दूर बहुत है ये। आपको पता है वेनेजुएला के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके कारण उसका पोटेंशियल अभी ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जो ऑयल है वो भी हार्ड ऑयल है और वो इंडिया के पास उसका सॉल्यूशन है। और एक और सोर्स इसमें आ सकता है, ब्राजील आ सकता है, गायना भी बड़ी तेजी से एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर बन रहा है, कनाडा भी लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के यूजफुल हो सकता है। यानी इंडिया की स्ट्रेटेजी आप ओवरऑल अगर देखेंगे, जितना मैं पिछले 5 मिनट में बोल रहा हूं, अब बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि एक सोर्स पे निर्भर मत रहो। और आप दोस्तों ये भी सोच सकते हैं कि रशिया से यार 35-36% ऑयल आ रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ है जब एक ही जगह से 35% है और बाकी जो 65% है वो 40 कंट्री है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हर कंट्री का शेयर बराबर हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर एक रूट या एक रीजन बंद हो जाए तो आपके पास दूसरे रूट का सप्लाईज मौजूद हो और आप कभी भी चाहें तो उसका शेयर बढ़ा सकते। और उसके अलावा जो इंडिया कर रहा है वो इंडिया का सबसे लॉन्ग टर्म और सबसे इंटरेस्टिंग मूव जो है वो है, दोस्तों आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट समुद्र मंथन। इसका एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कि डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना। विशेष रूप से आपको पता होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन के पोटेंशियल सोर्सेज मिले हैं। उसके बाद इंडिया ने इसका एक्सप्लोरेशन और एनर्जी सिक्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ाया है, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे अच्छा ऑयल डाइवर्सिफिकेशन वही है जो आप किसी दूसरे देश से खरीदने की जरूरत को कम करते रहें। अगर इंडिया अपने डोमेस्टिक ऑयल और गैस के रिजर्व्स को कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर पाता है तो जो ये जियोपॉलिटिकल शॉक्स होते हैं ना, उसमें हमारी फिर वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। और यही पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन एंगल है दोस्तों, कि आज दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान को इकोनॉमिक आइसोलेशन की तरफ घसीट रहा है, दूसरी तरफ चाइना ईरान के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्वेश्चन बना हुआ है। ईरान के पास अभी भी रिटेलिएशन की कैपेसिटी थोड़ी बहुत है। गल्फ में इकोनॉमिक लाइफलाइन और मिलिट्री टारगेट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इंडिया एक ऐसी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है जहां किसी एक ये आपका जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी पूरी एनर्जी सप्लाई चेन कोलैप्स ना हो। यानी भारत का ऑब्जेक्टिव सिर्फ चीप ऑयल खरीदना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है एनर्जी सिक्योरिटी। और एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है मल्टीपल सप्लायर्स, मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल रिफाइनरी ऑप्शंस और धीरे धीरे डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्योंकि अगर आप सिर्फ चीपेस्ट ऑयल खरीदते हैं तो आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर आप ये भी सोचते हैं कि कल हमारे खराब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ऑयल कहां से आएगा, तो आप एक स्ट्रेटेजिक प्लानर हैं। और आज इंडिया को यही करना पड़ रहा है कि कैसे इंडिया अपने को सेल्फ रिलायंट करें। अब दोस्तों बस एक मिनट वापस आते हैं अमेरिका और ईरान पे। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को अमेरिका ने इकोनॉमिक डी डे की तरह प्रेजेंट किया है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में इस बात पे डिबेट है कि क्या ये सच में इकोनॉमिक नॉकआउट ब्लो है। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार उन्होंने एनालिसिस किया है कि अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए गए हैं वो सिग्निफिकेंट जरूर हैं, लेकिन उन्हें ईरान की इकोनॉमी के लिए इमीडिएट गेम चेंजर कहना जल्दबाजी होगा। असली टेस्ट तब होगा जब अमेरिका चाइनीज बैंक्स और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन पे कितना प्रेशर डाल सकता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान को कमजोर करना रिलेटिवली आसान हो सकता है, लेकिन ईरान को पूरी तरीके से आइसोलेट करना बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। ईरान के पास चाइना है, रशिया है, शैडो नेटवर्क्स है, अल्टरनेटिव ट्रेड चैनल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ईरान डिकेड से सैंक्शन का एनवायरमेंट झेल रहा है और उसमें जी रहा है। इसलिए ईरान सैंक्शंस को पूरा सरकमफ्रेंट करना वो सीख चुका है। अमेरिका के पास डॉलर सिस्टम की ताकत है,
लेकिन ईरान के पास सैंक्शंस इवेजन का एक्सपीरियंस है और चाइना के पास इतना बड़ा इकोनॉमिक वेट है कि वॉशिंगटन को हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आने वाले दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका कितनी नई सैंक्शन लिस्ट जारी कर सकता है। असल सवाल होगा, क्या अमेरिका चाइना के खिलाफ जाएगा, क्या चाइनीज बैंक को टारगेट किया जाएगा, क्या गल्फ फाइनेंशियल नेटवर्क्स पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और क्या ईरान रिटेलिएशन करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट लंबट चलता है। क्योंकि अगर यही क्राइसिस शॉर्ट टर्म करती है तो इंडिया जैसे बड़े इंपोर्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन को काफ़ी कुशन मिलेगा, लेकिन अगर डिस्रप्शन महीने तक चलता है, महीनों तक चलता है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग, शिपिंग इंश्योरेंस, फ्राइट रेट्स और इन्फ्लेशन सब पर प्रेशर पड़ सकता है। और इसका असर तेहरान या वॉशिंगटन पे नहीं होगा, इसका असर दिल्ली से लेके मुंबई, अहमदाबाद, नोएडा और आपके शहर में भी पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ इंडिया की तैयारी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन में हमारी सोर्सिंग डाइवर्सिफाइड है, लेकिन क्या जो सडन क्राइसिस आएगी उसके लिए क्या इंडिया तैयार है, ये सोचने की बात है। और लेट अस सी कि आगे इसमें सिचुएशन कैसी होती है। कि इंडिया ने अपना जवाब तो दिया है डाइवर्सिफिकेशन का, अल्टरनेट सप्लाईज का और डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी का, लेकिन जो भी होगा वो हम और आप दोनों देखेंगे कि आखिर पूरी दुनिया इस इकोनॉमिक वॉर की कीमत कब तक चुनाएगी, कब तक ये जो पूरा कोलैप्स है और ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये एक कोल्ड वॉर चल रहा है और हॉट वॉर चल रहा है, ये कब तक चलेगा और कौन हारेगा, कौन जीतेगा, और इसमें इंडिया की कीमत कितनी होगी। समझ रहे हैं मेरा मतलब कि इंडिया इकोनॉमिकली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हमको देखना है। आप इसके बारे में दोस्तों क्या बोलते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।